संसद में लगातार 3 दिन तक अविश्वास प्रस्ताव पर लगातार चर्चा के बाद फाइनली प्रधानमंत्री मोदी संसद के अंदर आए और उन्होंने 2 घंटे से भी ज्यादा का भाषण दिया। लेकिन ये भाषण अविश्वास प्रस्ताव पर कम और ये चुनावी भाषण ज्यादा लग रहा था। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं वंदना और आप देख रहे हैं लीगल चॉइस। दोस्तों, संसद की कार्यवाही शुरू होने के बाद सबसे पहले विपक्ष के नेता उठते हैं और अपनी बात रखते हैं। अधीर रंजन चौधरी, महुआ मित्रा और ओवैसी ने अपनी बात रखी। जब अधीर रंजन चौधरी बोल रहे थे तो तभी प्रधानमंत्री मोदी संसद के अंदर दाखिल होते हैं। ये नो कॉन्फिडेंस मोशन की ताकत कितने है कि हमारे प्रधानमंत्री को हम लोग खींच के सदन में लाकर बैठा। यही ताकत होते हैं संसदीय परंपरा की। हम ये नो कॉन्फिडेंस मोशन आने के लिए कोई सोचा भी नहीं था, लेकिन हम बार बार ये गुहार लगाते आए थे कि कम से कम हमारे देश की प्रधानमंत्री सदन में आए और मणिपुर की मुद्दे पे हम बोलने का पहले कुछ बोले। ये सिर्फ हमारा मांग थी और कुछ नहीं। हमारा मांग कोई बीजेपी नेता से नहीं, हमारी मांग थी हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री से, जो लाजमी है क्योंकि हम भी ये सदन की मेंबर है। लेकिन पता नहीं प्रधानमंत्री जी क्यों इतना आड़े हुए थे कि सदन में ना आने की शपथ ले चुकी थी। तो इसी के चलते मजबूरन हमें भी ये संसदीय जो औजार इस्तेमाल करने की गुंजाइश है, ये संसदीय औजार को इस्तेमाल करते हुए हमें अविश्वास प्रस्ताव लाने पड़ी। ये अविश्वास प्रस्ताव लाने की वजह सबसे बड़ा वजह। We haven't heard of one change in the police force. We have not heard of one change in the government. We have not heard of one person taking responsibility. As a government in the center, which is also ruling the state of Manipur, this is your biggest failure of the double engine sarkar. So let us not insult other states by saying, what about Rajasthan? What about Haryana? What about Chhattisgarh? Manipur is a tacitly approved hate crime. Make no mistake, this is civil war. These are crimes against humanity. The harsh reality is while this government may have built infrastructure, it has destroyed institutions. उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी अपना भाषण शुरू करते हैं और अपने भाषण में वो अपने बारे में, कांग्रेस के बारे में, परिवारवाद के बारे में और जो विपक्षी गठबंधन बना है इंडिया के बारे में बोलते हैं और सबसे आखिरी में वो देश की सुरक्षा और मणिपुर के बारे में बोलते हैं। सबसे पहले वो कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी का मजाक बनाते हुए बोलते हैं। उसके बाद वो कांग्रेस के बारे में बोलना शुरू करते हैं और जैसा कि वो हमेशा करते ही हैं, वही अपना पुराना राग अलापते हैं और हमेशा जैसे कि कांग्रेस को कोसते आए हैं वैसे ही कोसते हैं। सुनिए। इसके कई हिस्सों में कांग्रेस को जीत दर्ज करने में अनेक दशक लग गए हैं। तमिलनाडु में कांग्रेस की आखिरी बार 1962 में जीत हुई थी। 61 वर्षों से तमिलनाडु के लोग कह रहे हैं कांग्रेस नो कॉन्फिडेंस। तमिलनाडु के लोग कह रहे हैं कांग्रेस। पश्चिम बंगाल में उन्हें आखिरी बार जीत 1972 में मिली थी। पश्चिम बंगाल के लोग 51 सालों से कह रहे हैं कांग्रेस कांग्रेस। उत्तर प्रदेश और बिहार और गुजरात कांग्रेस आखिरी 1985 में जीती थी। पिछले 38 वर्षों से वहां के लोगों ने कांग्रेस को कहा है, वहां के लोगों ने कांग्रेस को कहा है। त्रिपुरा में उन्हें आखिरी बार 1988 में जीत मिली थी। 35 वर्षों से त्रिपुरा के लोग कांग्रेस को कह रहे हैं। इस मौके पर हमारे विपक्ष के साथियों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करना चाहता हूं। कुछ ही दिन पहले बेंगलुरु में आपने मिलजुल कर करीब करीब 1.5-2 दशक पुराने यूपीए का क्रियाकर्म किया है, उसका अंतिम संस्कार किया है। लोकतांत्रिक व्यवहार के मुताबिक मुझे तभी आपको सहानुभूति जरूर व्यक्त करनी चाहिए थी, संवेदना व्यक्त करनी चाहिए थी, लेकिन देरी में मेरा कसूर नहीं है। देरी में मेरा कसूर नहीं है, क्योंकि आप खुद ही एक और यूपीए का क्रियाकर्म कर रहे थे
दूसरी ओर जश्न भी मना रहे थे। और जश्न भी किस बात का? खंडहर पर नया प्लास्टर लगाने का। आप जश्न मना रहे थे खंडहर पर नया प्लास्टर लगाने का। आप जश्न मना रहे थे फेल मशीन पर नया पेंट लगाने का। दशकों पुरानी खटारा गाड़ी को इलेक्ट्रिक व्हीकल दिखाने के लिए आपने इतना बड़ा मजमा लगाया। इस सरकार के अगले टर्म में, तीसरे टर्म में, भारत दुनिया की तीसरी टॉप अर्थव्यवस्था बनेगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, अब देश के भविष्य पर थोड़ा सा भी भरोसा होता जब हम ये क्लेम करते हैं कि हम आने वाले 5 साल में, तीसरे टर्म में, हम देश की इकोनॉमी को तीसरे पर लाएंगे। तो एक जिम्मेवार विपक्ष क्या करता? वो सवाल पूछता, अच्छा भाई बताओ, निर्मला जी बताओ कैसे करने वाले हो, अच्छा मोदी जी बताओ कैसे करने वाले हो, आपका रोड मैप बताओ। ऐसा करते। अब ये भी मुझे सिखाना पड़ रहा है। लेकिन या वो कुछ सुझाव दे सकते थे, ये कुछ सुझाव दे सकते थे, या फिर कहते हम चुनाव में जनता के बीच जाकर के बताएंगे कि ये तीसरे की बात करते हैं, हम तो 1 नंबर पे लेके आएंगे और ऐसे ऐसे लेके, कुछ तो करते यार। लेकिन हमारे विपक्ष की त्रासदी ये है, और उनके राजनीतिक विमर्श पर गौर कीजिए। कांग्रेस के लोग क्या कह रहे हैं? अब देखिए कितना कल्पना दारिद्र्य है। इतने सालों तक सत्ता में रहने के बाद भी क्या अनुभवताहीन बातें सुनने को मिल रही है जी। क्या कहते हैं ये कहते हैं इस लक्ष्य तक पहुंचने कुछ करने की जरूरत नहीं, ऐसे ही होने वाला है तीसरे नंबर पर। बताओ, मुझे लगता है कि इसी सोच के कारण वो सोते रहे इतने सालों तक, तो अपने आप होने वाला है। ये विश्वास किस पर करते थे? मैं जरा आज सदन को याद दिलाना चाहता हूं। पाकिस्तान सीमा पर हमले करता था, हमारे यहां आए दिन आतंकवादी भेजा जाता था, और उसके बाद पाकिस्तान हाथ ऊपर करके मुकर जाता था, भाग जाता था, बोले हमारी तो कोई जिम्मेवारी नहीं है, कोई जिम्मा लेने को तैयार नहीं होता था। और इनका पाकिस्तान से ऐसा प्रेम था कि वो तुरंत पाकिस्तान की बातों पर विश्वास कर लेते थे। पाकिस्तान कहता था कि आतंकी हमले होते रहेंगे और बातचीत भी होती रहेगी। इन्हें यहां तक कहते भाई पाकिस्तान कह रहा है तो सही कहता होगा, ये इनकी सोच रही है। कश्मीर आतंकवाद की आग में दिन रात सुलग रहा था, जलता था, लेकिन कांग्रेस सरकार का काम कश्मीर के आम नागरिकों पर विश्वास नहीं था। वे विश्वास करते थे हुर्रियत पर, वे विश्वास करते थे अलगाववादियों के पर, वे विश्वास उन लोगों पर करते थे जो पाकिस्तान का झंडा लेकर के चलते थे। भारत ने आतंकवाद पर सर्जिकल स्ट्राइक किया, भारत ने एयर स्ट्राइक किया। इनको भारत की सेना पर भरोसा नहीं था, उनको दुश्मन के दावों पर भरोसा था। ये इनकी प्रवृत्ति थी। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के 100 मिनट के अंदर कांग्रेस, परिवारवाद, इंडिया का गठबंधन, इन्हीं सब बातों के बारे में चर्चा होती रहती है। और 100 मिनट के बाद जो विपक्ष है वो वॉकआउट कर देता है, और विपक्ष के वॉकआउट करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ये कहते हैं कि देखिए ये तो ऐसे ही भाग जाते हैं, ये चर्चा करना ही नहीं चाहते, हम तो कब से चर्चा करने के लिए तैयार हैं। मतलब कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, क्योंकि जितनी देर तक मोदी जी इन सब चीजों के बारे में बात करते रहे, उतनी देर तक विपक्ष लगातार वी वांट मणिपुर बोलता रहा। विपक्ष के वॉकआउट करने के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी अपनी स्पीच को जारी रखते हैं, और उसके बाद वो देश की सुरक्षा और मणिपुर के ऊपर बोलते हैं। लेकिन जब वो मणिपुर के ऊपर बोलते हैं तब भी वो सिर्फ मणिपुर की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, पूरी तरीके से कांग्रेस को जिम्मेदार बताते हैं। लेकिन 9 साल से उन्होंने क्या किया इसके बारे में वो एक शब्द भी नहीं बोलते। आज मणिपुर में क्या हो रहा है उसके लिए वो एक शब्द भी नहीं बोलते। प्रधानमंत्री का पूरा भाषण सुनने के बाद भी जो सवाल थे
जो कि अविश्वास प्रस्ताव में सवाल थे, जो कि विपक्ष के सवाल थे, उनका कोई भी सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं मिला। मणिपुर की समस्याओं को ऐसे प्रस्तुत किया जा रहा है जैसे बीते कुछ समय में ही वहां ये परिस्थिति पैदा हुई है। कल अमित भाई ने विस्तार से बताया है समस्या क्या है, कैसे हुआ है, लेकिन मैं आज बड़ी गंभीरता से कहना चाहता हूं, नॉर्थ ईस्ट की इन समस्याओं की कोई जननी है तो जननी एकमात्र कांग्रेस है। नॉर्थ ईस्ट के लोग इसके लिए जिम्मेवार नहीं हैं, इनकी ये राजनीति जिम्मेवार है। आदरणीय अध्यक्ष जी, भारतीय संस्कारों से ओतप्रोत मणिपुर, भाव भक्ति की समृद्ध विरासत वाला मणिपुर, स्वतंत्रता संग्राम और आजाद हिंद फौज, अनगिनत बलिदान देने वाला मणिपुर, कांग्रेस के शासन में ऐसा महान हमारा भूभाग अलगाव की आग में बलि चढ़ गया था। आखिर क्यों? आदरणीय अध्यक्ष जी, आप सबको भी मैं याद दिलाना चाहता हूं साथियों, यहां मेरे जो नॉर्थ ईस्ट के भाई हैं उनको हर चीज का पता है। जब मणिपुर में वो एक समय था, हर व्यवस्था उग्रवादी संगठनों की मर्जी से चलती थी, वो कहे वो होता था। और उस समय सरकार किसकी थी मणिपुर में? किसकी सरकार थी? जब सरकारी दफ्तरों में महात्मा गांधी की फोटो नहीं लगाने दी जाती थी, तब सरकार किसकी थी? जब मोइरांग में आजाद हिंद फौज के संग्रहालय पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर बम फेंका गया, तब मणिपुर में सरकार किसकी थी? तब मणिपुर में सरकार किसकी थी? आदरणीय अध्यक्ष जी, जब मणिपुर में स्कूलों में राष्ट्रगान नहीं होने देंगे ये निर्णय किए जाते थे, तब मणिपुर में सरकार किसकी थी? जब एक अभियान चला था, अभियान चला करके लाइब्रेरी में रखी गई किताबों को जलाने का, ये देश का अमूल्य ज्ञान की विरासत को जलाते समय सरकार किसकी थी? जब मणिपुर में मंदिर की घंटी शाम को 4 बजे बंद हो जाती थी, ताले लग जाते थे, पूजा अर्चन करना बड़ा मुश्किल हो जाता था, सेना का पहरा लगाना पड़ता था, तब मणिपुर में सरकार किसकी थी? आदरणीय अध्यक्ष जी, जब इम्फाल के इस्कॉन मंदिर पर बम फेंककर श्रद्धालुओं की जान ले ली गई थी, तब मणिपुर में सरकार किसकी थी? जब अफसर, हाल देखिए, आईएएस आईपीएस अफसर, उनको अगर वहां पर काम करना है तो उनके तनख्वाह का एक हिस्सा उनको इन उग्रवादी लोगों को देना पड़ता था, तब जाकर के वो रह पाते थे, तब सरकार किसकी थी? एक प्रधानमंत्री होने के नाते मोदी जी को जिन मुद्दों के ऊपर बात करना चाहिए था, जो एक्शन लेने हैं उनके ऊपर बात करना चाहिए था, लेकिन उनका पूरा फोकस सिर्फ हिस्ट्री को बाहर निकालने में था, सिर्फ कांग्रेस को कोसने में था, सिर्फ गठबंधन का मजाक उड़ाने में था। प्रधानमंत्री मोदी का पूरा भाषण सुनने के बाद आपको क्या लगता है, क्या उनका जो भाषण था वो सेटिस्फैक्टरी था? क्या आप उनके भाषण से सेटिस्फाई हो पाए? अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।